Hello everyone, welcome to Study IQ. In this video, we are going to cover a very interesting topic that is husband's right to maintenance. A lot of people are not even aware that the husbands can also, under certain provisions of law, can ask for maintenance from their wives. Right? Generally, what we know is that the wives have right to maintenance. तो इस वीडियो में हम उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे. वी आर गोइंग टू स्प्रेड अ लिटिल लीगल अवेयरनेस एंड inform people that even the husbands have right to maintenance. सबसे पहले समझते हैं कि मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है. ये वर्ड हमें न्यूज में या अगर हम जजमेंट्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि जो वाइफ है वो मेंटेनेंस मांग रही है. यही टर्मिनोलॉजी होती है क्योंकि हमें जनरली यही लगता है कि जो वाइफ है सिर्फ उसके पास राइट टू मेंटेनेंस है, सिर्फ वही हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है. ये कुछ हद तक सही भी है क्योंकि ज्यादातर जो प्रोविजंस हैं लॉ की वो सिर्फ वाइफ को ही मेंटेनेंस देती हैं. बट कुछ प्रोविजंस ऐसी भी हैं जहां पर हस्बैंड को भी जो लॉ है उसमें प्रोटेक्ट किया गया है टू सम एक्सटेंट. तो मेंटेनेंस रेफर्स टू द फाइनेंशियल सपोर्ट वन स्पाउस इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड द अदर आफ्टर सेपरेशन और डिवोर्स. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिवोर्स के बाद ही मेंटेनेंस मिलती है. अगर आप वैसे भी सेपरेट हो गए हैं, सेपरेटली आप रह रहे हैं, तब भी आप मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं हस्बैंड से या वाइफ से, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो मेंटेनेंस एक तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट होता है कि अपने आप को सस्टेन करने के लिए लाइफ में आप मेंटेनेंस मांगते हो अपने स्पाउस से. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट डेस्टिट्यूशन, कि सेपरेशन के बाद या डिवोर्स के बाद ऐसी सिचुएशन ना आ जाए दोनों पार्टीज के लाइफ में कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं एंड दे आर लिविंग इन अ वेरी मिजरेबल सिचुएशन. तो ऐसा ना हो. और दूसरा, टू इंश्योर फेयरनेस एंड इक्वालिटी इन स्पाउजल रिलेशनशिप्स. इसलिए भी कि जो स्पाउजल रिलेशनशिप है, मैरिटल रिलेशनशिप है, उसमें एक इक्वालिटी रहे. सिर्फ जो हस्बैंड है वो अगर इफ ही इज द वन हु इज मेकिंग मनी एंड द वाइफ इज वॉज होम मेकर, तो वहां पर उसको अपने जो पर्सनल खर्चे हैं उसके लिए उसको मेंटेनेंस मिल सके. तो ये भी एक रीजन है कि उनके बीच में एक इक्वालिटी बनी रहे. तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मेंटेनेंस दी जाती है. Historically, maintenance claims were mostly for wives. However, under evolving legal frameworks, husbands can also claim maintenance in certain circumstances. अभी हिस्टोरिकली हमें मालूम है कि जो वाइफ्स थी उनको ही मेंटेनेंस दी जाती थी. इसके पीछे रीजन भी था. वो रीजन ये था कि जो वुमेन है वर नॉट वर्किंग आउटसाइड ऑफ देयर हाउसेज एंड दे वर नॉट मेकिंग मनी. राइट. वो जनरली होम मेकर्स होती थी और उनको जब कोई भी अपने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अगर वो हस्बैंड से चाहे सेपरेट हैं या इवन इफ दे आर नॉट सेपरेट, दे आर लिविंग टुगेदर और दे हैव द वाइफ हैज बीन डिवोर्स्ड, तो उन सिचुएशंस में अब उसके पास रास्ता नहीं रहता था अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का, क्योंकि वो कभी काम नहीं करती थी. द सोसाइटी वाज एट दैट टाइम वाज डिफरेंट देन व्हाट इट इज टुडे. टुडे वुमेन आर वर्किंग एंड दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. मगर जब ये लॉज बन रही थी, अगर हम सीआरपीसी की बात करें या हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें 1955 में जब वो आया था, तो उस टाइम पर वुमेन वर नॉट वर्किंग आउटसाइड एंड दे वर नॉट मेकिंग मनी फॉर देमसेल्व्स. तो दैट इज वाई दिस मेंटेनेंस वाज एडेड और दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट. But now, of course, with time, that has changed, and that is why we can also see that husbands now can also ask for maintenance under certain laws. ये कुछ प्रोविजंस हैं जहां पर मेंटेनेंस की बात की गई है. तो यहाँ पर सारी मैंने कुछ जो प्रोविजंस है उनको ऐड करने की कोशिश की है. सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. सेक्शन 24 पेंडेंटलाइट मेंटेनेंस की बात करता है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी आपका केस चल रहा है, डिवोर्स का, सेपरेशन का, रेस्टिट्यूशन का, कोई भी केस चल रहा है, तो उसके दौरान ड्यूरिंग दैट प्रोसीडिंग अगर आप मेंटेनेंस की आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाई केस चलाना भी आसान नहीं है. यू नीड आपका रोज जो दिन भर का डे टू डे एक्सपेंसेस है वो तो है ही, यू ऑल्सो हैव लीगल एक्सपेंसेस, राइट. तो उन सिचुएशंस को डील करने के लिए पेंडेंटलाइट मेंटेनेंस है. दैट इज जब तक जो लिटिगेशन आपके बीच में चल रही है वो पेंडिंग है, उस टाइम पर भी आप मेंटेनेंस ले सकते हो. देन सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी की बात करता है टू आइदर स्पाउस. ठीक है.
25 कहता है कि अगर जो भी रिलीफ आप हिंदू मैरिज एक्ट में लेने गए हैं वो अगर आपको मिल गया है तो अब आप एक परमानेंट एक लमसम अमाउंट भी ले सकते हो, एक परमानेंट एलिमनी ले सकते हो अपने स्पाउस से। अभी 24-25 में आइदर स्पाउस वर्ड यूज किया गया है, और यही वो प्रोविजन है जहां पर हस्बैंड के पास भी राइट है कि वो मेंटेनेंस ले सकता है अपनी वाइफ से। तो यहाँ आइदर स्पाउस है, दैट मीन्स कि वाइफ एंड हस्बैंड बोथ हैव इक्वल राइट। Then we have section 125 of CRPC. यहाँ पर husband has no right. Only the wife has right. As a male member, if you are a father or you are a son, आप minor son है, तो as certain male members can take maintenance under 125 CRPC, but husbands have no right. देन सेम स्पेशल मैरिज एक्ट में भी स्पेशल मैरिज एक्ट होती है जहां पर इंटर रिलीजियस शादियां जब होती हैं तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर करते हैं। तो उधर भी जो स्पाउसेस हैं, दोनों स्पाउसेस के पास राइट है कि वो मेंटेनेंस ले सकते हैं। अगर आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट में हुई है तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर मेंटेनेंस लेंगे, और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर हुई है तो आप उधर मेंटेनेंस ले सकते हो। एंड इन दोनों एक्ट्स में बोथ द स्पाउसेस हैव राइट। पर्सनल लॉज में भी मेंटेनेंस क्लेम्स बाय स्पाउस अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। जो बाकी पर्सनल लॉज है जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उधर भी मेंटेनेंस की बात की गई है, तो वहां पर आप पर्सनल लॉ के अंडर जो भी सिचुएशंस है, क्राइटेरियाज है, अकॉर्डिंगली यू विल गेट मेंटेनेंस देयर। अब क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग मेंटेनेंस टू हस्बैंड्स, किन क्राइटेरियाज पे, जो सेक्शन 24 और 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट मैंने अभी आपको बताया, जहां पर जो हस्बैंड है वो भी मेंटेनेंस ले सकता है, बिकॉज द वर्ड यूज्ड इज आइदर स्पाउस, तो दोनों में से कोई भी ले सकता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस, द हस्बैंड मस्ट प्रूव इनएबिलिटी टू सस्टेन हिमसेल्फ। उनको ये कोर्ट में दिखाना पड़ेगा कि उनको क्यों मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, वाइफ्स फाइनेंशियल कैपेसिटी, द वाइफ शुड हैव सफिशिएंट इनकम रिसोर्सेज। तो वो तभी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस ले पाएंगे इफ द वाइफ इज मेकिंग अ लॉट मोर मनी एंड शी is has sufficient income and the husband doesn't, right? He is not in a position to maintain himself and sustain himself, and the wife has more. So that, then equality in marriage, maintenance is based on equal consideration of financial needs. अब ये इसीलिए भी है ना कि भाई जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो दोनों की हो सकती हैं, सिर्फ वाइफ की नहीं हो सकती है, हस्बैंड की भी हो सकती है। एंड सिचुएशन ऐसी हो सकती है, वी आर लिविंग इन द टाइम्स where the wives can be making more money their husband more money than their husbands, and in that situation the husband can ask for maintenance. अब कुछ जजमेंट्स हैं जहां पर कोर्ट ने मेंटेनेंस हस्बैंड को अवार्ड भी की है। जैसे मनोज कुमार वर्सेस चंपा देवी का जजमेंट था, हस्बैंड सफरिंग फ्रॉम मेडिकल कंडीशन वाज ग्रांटेड मेंटेनेंस। सो अगर ऐसी सिचुएशन है जहां हस्बैंड कोई मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहा है, वो खुद काम नहीं कर सकता है, और जो वाइफ है वो काम कर रही है, तो वो उससे मेंटेनेंस बिल्कुल ले सकता है। भारत हेगड़े वर्सेस सरोज हेगड़े, हस्बैंड ग्रांटेड टेम्परेरी मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24। रजनेश वर्सेस नेहा इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन राइट टू मेंटेनेंस। यहाँ पर कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि जिनको कंसिडर करके मेंटेनेंस का अमाउंट आप डिसाइड करोगे। गाइडलाइंस फॉर कैलकुलेटिंग मेंटेनेंस एप्लीकेबल टू बोथ स्पाउसेस। तो रजनेश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है, इसको अगर आपको मौका लगे तो आप पढ़ें, आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें कंसिडर करेगा कोर्ट बिफोर कैलकुलेटिंग द अमाउंट। जो वाइफ और हस्बैंड दोनों की सिचुएशन में जो गाइडलाइंस है वो काम आएंगी। Then Mitesh versus it's Kirti, it's 2021 judgment. Disabled husband granted maintenance from his earning wife. और ये सारे जजमेंट देख के लगता है कि इट्स करेक्ट ऑल्सो। इफ जो मैरिज है इट्स एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द स्पाउसेस, तो अगर हस्बैंड अपनी बिकॉज ऑफ मेडिकल सिचुएशन या समटाइम्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही इज नॉट मेकिंग दैट मच मनी एंड वाइफ इज मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, देन देर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम हर इफ द हस्बैंड इज नॉट इन अ पोजिशन टू सस्टेन हिमसेल्फ। प्रिंसिपल्स क्या है गवर्निंग मेंटेनेंस टू हस्बैंड? नीड बेस्ड अप्रोच है, मेंटेनेंस इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल नीड्स। इक्वालिटी अंडर लॉ, बोथ स्पाउसेस हैव इक्वल राइट्स इन टू क्लेम मेंटेनेंस। तो ये आप याद रखना कि ये सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में है। कोई और जो लॉज है जहां पे वाइफ का, जैसे हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में भी वाइफ के पास राइट है, 125 सीआरपीसी में भी है, डाउरी सॉरी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी है, तो इधर भी राइट है, बट हस्बैंड के पास नहीं है। हस्बैंड के पास सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में राइट है अंडर सेक्शन 24 एंड 25। नो जेंडर बायस, मेंटेनेंस इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डिपेंडेंस एंड नॉट जेंडर, एंड दैट इज वेरी ट्रू। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी के साथ साथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो इफ द वाइफ हैज इज इन अ बेटर पोजिशन, सो देर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम हर। असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, कोर्ट्स असेस इनकम एंड लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द स्पाउसेस। तो ये एक तरीका है जिससे कोर्ट दोनों जो स्पाउसेस उनका इनकम सर्टिफिकेट्स मंगवाती है, देखती है कि हाउ मच दे आर मेकिंग, व्हाट आर देयर एक्सपेंसेस एंड लाइक बैलेंस आउट करती है, देन इट डिसाइड्स
whether maintenance should be granted, and if it should be granted, then how much it should be granted, right? So फिर अमाउंट पे कोर्ट डिस्कस करती है। अब प्रोसीजर क्या है, आपको एक पिटीशन फाइल करनी है अंडर सेक्शन 24 और 25 ऑफ एचएमए, प्रोवाइडेड आपका हिंदू मैरिज एक्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। प्रोवाइडिंग एविडेंस प्रूफ फाइनेंशियल इनकैपेसिटी और डिपेंडेंसी, हस्बैंड को फिर ये दिखाना होगा कि वो उसकी फाइनेंशियल इनकैपेसिटी है और वो अपनी वाइफ पे डिपेंड करता था। Court assessment evaluate documents and financial conditions of both spouses. Then court is going to assess the whole situation, documents को assess करके उनके incomes and expenses को assess करेगा court. And then granting interim under section 24 और permanent maintenance under section 25 of Hindu Marriage Act. तो इस तरीके से जो husband हैं वो maintenance ले सकते हैं अपनी wife से। But याद रखिए ये एमसीक्यू का भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि क्या हस्बैंड को कहीं पर भी मेंटेनेंस मिल सकती है, और मिल सकती है तो कहाँ? आंसर इज हिंदू मैरिज एक्ट अंडर सेक्शन 24 एंड 25, बिकॉज इन दिस प्रोविजन बोथ द पार्टीज हैव बीन प्रोवाइडेड इक्वल राइट। अब चैलेंजेस क्या है? प्रोविजन है, हमेशा से थी, 1955 से थी, फिर भी क्यों नहीं हस्बैंड्स आगे आ रहे हैं और मेंटेनेंस मांग रहे हैं? उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले सोशल स्टिग्मा, पेट्रियार्कल नॉर्म्स डिस्करेज मेंटेनेंस क्लेम्स बाय हस्बैंड्स। अगर आप किसी को सजेस्ट भी करेंगे, किसी हस्बैंड को आप सजेस्ट भी करेंगे, तो वो इस चीज से में आगे बढ़ने से घबराता है, क्योंकि उसको लगता है उसके ऊपर एक सोशल प्रेशर है दैट इफ ही आस्क्स फॉर मनी फ्रॉम हिज वाइफ देन ही विल बी जज्ड इन सोसाइटी, और वो इस वजह से आगे बढ़कर कंफर्टेबली जो उसको राइट्स मिली हैं लॉ से वो उनको अवेल नहीं कर पाता है। तो सोशल स्टिग्मा एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो हस्बैंड्स हैं दे आर ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस पेट्रियार्कल नॉर्म। Then burden of proof, husbands must provide substantial evidence of incapacity. अभी हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अगर देखें तो इट्स ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेन टू वर्क, और अगर आप ये कहते हैं कि आप आपकी इनकेपेसिटी है या आप सफिशिएंट अर्न नहीं कर रहे हैं, तो एक तो आपको वैसे ही उधर ही द सोसाइटी विल जज यू, एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रूव इन द कोर्ट कि ओके आई एम एक्चुअली इन अ सिचुएशन वेयर आई एम नॉट बीन एबल टू मेक मनी, बिकॉज फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव वी आर एक्सपेक्टेड टू, हाउ कैन यू नॉट मेक मनी? तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ भी हो जाता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। आउटकम्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द जजेस पर्सपेक्टिव, तो क्योंकि आप मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा सकते हो पर आपको मिलेगी ही मिलेगी ऐसा नहीं है, यू कॉन्ट आस्क इट एज अ मैटर ऑफ राइट। जज के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, कोर्ट के असेसमेंट पे डिपेंड करता है। जब कोर्ट उसको असेस करेगी, डॉक्यूमेंट्स को असेस करेगी, आपकी सिचुएशन, वाइफ की सिचुएशन, उनके उसके बाद कोर्ट विल कम टू द कंक्लूजन वेदर मेंटेनेंस शुड बी ग्रांटेड और नॉट। देन वाइफ्स ऑब्लिगेशन, वाइफ्स एबिलिटी टू सपोर्ट बोथ हरसेल्फ एंड द हस्बैंड। और एक ये भी चैलेंज है कि जो वाइफ है उसको अपने आप को भी सपोर्ट करना है, अपने हस्बैंड को भी अब सपोर्ट करना है। अगर मेंटेनेंस होगी तो वो भी एक ऑब्लिगेशन हो जाती है, और वहां पर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कोर्ट के सामने कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, राइट? तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस विच द हस्बैंड फेस। आई थिंक जो फर्स्ट टू हैं वो सबसे बड़े हैं, एक तो सोशल स्टिग्मा एंड दूसरा बर्डन ऑफ प्रूफ। उसको ये कोर्ट में दिखाना पड़ता है कि वो काम नहीं कर सकता या जितना कर रहा है उतना सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। तो ये सारी चीजें सिर्फ लीगली नहीं, सोशली भी उस पर बहुत प्रेशर डालती है, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो कोर्ट में जाके नहीं इस चीज को आउटराइटली कहता है कि उसको मेंटेनेंस चाहिए है, बट देर इज अ राइट, and if for whatever reason the husband is not making that much money, then he can go to the court of law because the law is protecting him, right? So this is it regarding the husband's right to maintenance. इस वीडियो के through I have tried to spread some awareness regarding this so that we'll know. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कहीं पर भी हस्बैंड के पास राइट टू मेंटेनेंस है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए सेक्शन 24-25 हिंदू मैरिज एक्ट में है आपके पास मेंटेनेंस का राइट, और बट प्रोवाइडेड आपकी हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हो, राइट? सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।